ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर ली। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की बात हम लोगों ने की थी, वहाँ पे बात हुई थी कि वहाँ पे फोनॉन्स का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सो और फिर दोनों का हिसाब हमने लगाया था, के का एक जनरल फार्मूला निकाला था, के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का, और फिर उसका एनालिसिस किया था। तो यहाँ पे हम लोग केवल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे और उसमें हमको फोनॉन्स कंसिडरेशन में नहीं आता। मेनली इलेक्ट्रॉन से ही, मतलब इलेक्ट्रॉन से ही जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, सो उसमें वाइब्रेशन का कोई एज सच मीनिंग नहीं बनता। तो हम लोग ड्रूड मॉडल जो है उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करने के लिए। ओके, सो क्या है लैटिस है, लैटिस में क्या होता है? तो लैटिस में हमारा ये जो पिक्चर है, बहुत सारे लैटिस साइट्स होते हैं जो अपनी जगह पे रहेंगे, वाइब्रेट वगैरह करेंगे, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मेटल्स में जो कि आपको मिलेंगे, इंसुलेटर्स में वो नहीं होंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा लैटिस के अंदर की बात हो रही है, तो लैटिस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये फ्री कैसे है? मतलब बोल दिया तो फ्री हो गया, ऐसा कोई बात थोड़ी होती है। फ्री होने का भी रीजनिंग हमारे पास होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करने वाला है? तो एसेंशियली लैटिस पॉइंट्स जो है वो एसेंशियली आयंस है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ड्रूड मॉडल में हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि भाई ये जो हिसाब है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये वाला लेटेस्ट पॉइंट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, सारा अट्रैक्शन रिपल्शन वगैरह जो है वो सब कैंसिल हो जाता है और ये खुला घूमता है, तो फ्री घूमता है। तो जो इस कारण से इसको एसेंशियली फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेट इफ़ेक्ट, जो नेट फोर्सेस होते हैं, वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इस लेवल पे चीज़ें होती है ऐसा मानते हुए। ये मानना कितना सही है, इसको नहीं माने तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ये भी आगे कोर्स में देखेंगे। बट फ़िलहाल ये मानते हुए हम लोग इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सो एसेंशियली क्या क्या हम लोग एज्यूम करने वाले हैं इसमें। तो कुछ अजम्पशंस हैं। ओके, हाँ ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा एनालिसिस हम लोग क्लासिकल करने वाले हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा मानने वाले हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आइडियल गैस जैसा ये सुनाई दे रहा है, उससे आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो कोलिजन्स होंगे, यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि जो कोलिजन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो लेटेस्ट पॉइंट्स के साथ हो रहे हैं। वो कोलिजन्स जो हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। और वही फिर कुछ एवरेज टाइम होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी, मतलब खैर वो बातें हम विद टाइम साथ साथ करेंगे। और सारा कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह हम लोग एज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ड्रूड मॉडल, तो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो लैटिस में तो कुछ कोलिजन वगैरह वाले रेस्ट्रिक्शन है, बट मान लो वैक्यूम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देते, तो वो एक्सेलरेट होता, और उसका एक्सेलरेशन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो फोर्स बाय मास, फोर्स कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन में है, चार्ज ई है, तो क्यू इंटू ई टाइप का, क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ई इंटू एप्सिलॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता। एक्सेलरेट होता मतलब अगर वो शुरू में रुका हुआ था तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती और कहाँ तक बढ़ सकती थी? इनफाइनाइटली बढ़ सकती थी। ठीक है, क्या जब हम वायर्स में करंट फ्लो करने की कोशिश करते हैं, लैटिस मतलब जिससे भी हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं, तो कॉपर वायर लिया हमने, उसमें दोनों साइड में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो करंट फ्लो होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी स्पीड क्या बढ़ती जाती है? क्या नहीं बढ़ती? वैसा नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एसेंशियली यहाँ पे कोलिजन्स भी हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगता है, कोलाइड कर गया, स्पीड उसकी बढ़ने लगती है, कोलाइड कर गया। तो कोलिजन्स बहुत सारे होते रहते हैं पूरे प्रोसेस में, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक
लगभग एक एवरेज स्पीड टाइप से जा रहा है, ऐसा कुछ हम मान पाते, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ठीक है। सो ओके, सो हमने क्या किया भाई, कोई एक वायर वगैरह था, बड़ा सा वायर हिस्सा था, और उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन का लगा दिया उस वायर के अक्रॉस, और उसका एक जैसे गॉसियन सरफेस लेते हैं ना कुछ सिस्टम में, कोई एक इमेजिनरी रीजन ले लेते हैं, तो वैसे ही हमने एक एरिया ए, ऐसा नहीं कि वायर का एरिया ए है और उसका लेंथ एल है, उस वायर के अंदर कोई एक छोटा रीजन एरिया ए का सिलेंडर ले लिया ऑफ लेंथ एल। तो अब इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की भी बात नहीं करते, कोई एक कॉपर वायर बस रखा हुआ है ऐसे ही, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो रुके रहते हैं या वो इधर उधर भागते रहते हैं? जैसे लेटेस हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोगे तो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बोल रहे कि इधर उधर ये लोग भागते रहते हैं, ठीक। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं दिया है तब भी ये इधर उधर सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन आप लोग पढ़ते हैं 12th में। अच्छा, ड्रूड मॉडल जब हम एनालिसिस अभी कर रहे हैं तो अभी हम खाली डीसी की एनालिसिस कर रहे हैं, एसी वाली एनालिसिस हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो आगे के टॉपिक्स में करेंगे, फ़िलहाल ये हाँ ओके। सो ड्रूड मॉडल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलरेडी इधर उधर भाग रहे थे, बट उनकी एवरेज स्पीड जो थी वो आप ज़ीरो मान सकते थे, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, ऐसे सब रैंडम डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो जो इधर उधर रैंडम मोशन था उसके साथ पूरा सिस्टम जो होता है एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगता है। जैसे बारात का एग्जांपल ले सकते हैं, बारात में क्या होता है, जो लोग डांस कर रहे होते हैं वो इधर उधर भागते भागते डांस कर रहे होते हैं, बट साथ साथ में जो पूरी बारात होती है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो बारात के मूवमेंट का डायरेक्शन है वैसा कोई भी उसी डायरेक्शन में भी कोई एक स्पीड टाइप की होती है, एक एवरेज स्पीड टाइप सी होती है, उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे, जिसको मैंने वीडी से डिनोट किया, ओके। सो एनालिसिस हमको किस चीज़ का करना है, एनालिसिस हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का करना है, या एसेंशियली हमको ये बात पता है कि वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन है तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट डेंसिटी, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे कम करंट फ्लो होगा, ठीक। तो उसके हिसाब से तो करंट डेंसिटी जो है वायर के किसी भी हिस्से की एक पॉइंट पे ये चीज़ डिफाइंड है। जैसे आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें गॉस लॉ जो होता है उसका एक इंटीग्रल फॉर्म होता है, इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, वो बड़े रीजन में डिफाइंड होता है। डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, ये उसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है, तो एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डेल जो होगा वो इक्वल होगा उस पॉइंट के चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन ज़ीरो के। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे बात हमने की है कि एक पॉइंट पे हम लोग करंट की बात नहीं कर रहे, करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, करंट तो ओवरऑल वायर की बात करते हैं, एक एरिया के थ्रू बात करते हैं, ठीक। तो करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होने चाहिए इस पॉइंट पे, और वो प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को हम लोग कह देते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यानी कि J इक्वल्स टू समथिंग ई एप्सिलॉन, ये जो समथिंग आएगा वो कंडक्टिविटी होगा, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। वो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग हो सकता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी ये चीज़ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस जैसे बोलते हैं वैसे एक इमेजिनरी सिलेंडर वायर के अंदर हमने इमेजिन कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस रीजन में जिसका सिलेंड्रिकल रीजन में जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, जिसका लेंथ एल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर अच्छा उसमें कितना चार्ज होगा टोटल, तो टोटल चार्ज जो उसमें होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसमें है इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल, तो ये हो गया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये कोलिजन वगैरह सब हिसाब मिला के ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वी डी से एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब इसके अंदर जो भी चार्ज था, ये पूरा चार्ज, इस पूरे चार्ज को इस सरफेस से निकल जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये पूरा ट्रेन टाइप का है, चार्जेस का सब भरे हुए, सब एक साथ निकल जाए इस जगह से। तो आप कहोगे कि ये जो इधर कॉर्नर में जो चार्ज है वो अगर VD से चल रहा है तो उसको यहाँ से बाहर निकल जाने में कितना टाइम लगेगा। तो लेंथ L वो ट्रेवल किया है, ठीक है, स्पीड उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है, तो उसको जो टाइम लगेगा वो लेंथ बाय VD के बराबर लगना चाहिए, ठीक है। सिग्मा का पता लगाना अपने को। तो जो करंट डेंसिटी है I/A या चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसमें से Q को यहाँ से प्लग कर दोगे तो बचेगा हमारे पास NEVD। T को प्लग कर दिया, Q को प्लग कर दिया, ये चीज़ बची। और फिर हमने इसको एप्सिलॉन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये जो चीज़ थी उसी चीज़ को हम सिग्मा बोल रहे थे या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल रहे थे। तो ये हो गया सिग्मा, इस तरीके से इतना होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चीज़ है। हमको जो सिग्मा चाहिए वो इंटरनल जो मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ है उनके टर्म्स में मिल जाए तो बेटर रहेगा, ऐसा कुछ हमारा सोचना है। खैर एनालिसिस चालू रखते हैं। तो अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसके बारे में थोड़ा बात करें तो जैसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक एवरेज वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट ये ओवरऑल वेलोसिटी नहीं है। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है दो कोलिजन्स के बीच में उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती इलेक्ट्रॉन की। दो कोलिजन्स के बीच की बात करें तो उस पूरे कोलिजन के टाइम में वो एक्सेलरेटेड होता है। वो एक्सेलरेटेड होता है कितने एक्सेलरेशन से, तो जो इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के बीच की बात हो रही है तो एक तरीके से वो फ्री है उस समय में, और उसका एक्सेलरेशन इस AE यानी कि एप्सिलॉन E/me इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है, और यही एक्सेलरेशन क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो VD है और दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है वो टाउ लगता है, तो VD/टाउ इस एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। कंपेयर किया, VD को रख दिया टाउ के टर्म्स में, तो हमारे पास सिग्मा कुछ इस तरीके से आ गया। सिग्मा इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी तो भाई ये n जो है वो लैटिस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो लैटिस के बारे में आपको पता है कैसा है तो n बता देंगे। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ये टाउ जो है, टाउ बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। जैसे हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी की एनालिसिस की थी तो उसमें भी टाउ जो है किसी टेम्परेचर रेंज में कुछ अलग बिहेव करता है, हायर टेम्परेचर रेंजेस में कुछ अलग बिहेव करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी का जो है, अच्छा मेटल्स की जब बात करें तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होगी वो प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी। फोटॉन्स के कारण उसकी कंडक्टिविटी जो होगी रिलेटिवली मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होगी। और उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके से आ रही। अब यहाँ पे देख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में दोनों में ये टाउ है प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैनेजेबल है, कांस्टेंट है, नोन है, लैटिस की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अब ये दोनों को डिवाइड अगर कर दे K/सिग्मा तो सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर आ जाता है, ठीक। और ये जो कांस्टेंट है ये एसेंशियली किसी भी मेटल के लिए चेक कर लो, यहाँ पे किसी भी मेटल की बात कर लो, सब के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 1.11 10⁻⁻⁸ वोल्ट स्क्वायर बाय केल्विन स्क्वायर के बराबर आ जाती है। जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो सब भी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, सारा कुछ काट पीट के बचता है सिर्फ ऐसा। तो ये कहलाता है वीडमैन फ्रेंड्स लॉ कि थर्मल कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर K/सिग्मा जो है हर मेटल के लिए जो है कांस्टेंट आएगा। मेटल के लिए क्यों, इंसुलेटर्स के लिए ये चीज़ वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किया। इंसुलेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो कंडक्टिविटी है
वो फोनॉन्स के कारण होती है मेनली। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लैटिस कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो उस चक्कर में वहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं है। कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए ये चीज़ यूनिवर्सली वैलिड है, और इस नंबर को बोलते हैं लॉरेंट्ज नंबर। और ये जो लॉ है कि k बाय सिग्मा एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल मेटल्स, ये लॉ दिया था वीडमैन फ्रेंच लॉ, जिसको हम कह रहे हैं, और ड्रूड मॉडल से वो चीज़ जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, सो ड्रूड मॉडल में जो डीसी एनालिसिस है वो यहाँ तक है, बट इसका एक एसी एनालिसिस भी है। एसी एनालिसिस में हमको पता लगता है कि एसी करंट के लिए जो कंडक्टिविटी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसी करंट के लिए अलग अलग कंडक्टिविटीज़ होगी। खैर वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वगैरह के स्टडी के बाद में भी उसको लिया जाएगा। ठीक है, ओके।